Good afternoon, students. Again, you are most welcome on the platform of Shahid Pramod B.Ed College, Muzaffarpur, and for the course of BSc B.Ed Integrated subject Physics Part 1, and under this subject, I would like to discuss today the gravitational field. So, about gravitational field we will discuss in detail. तो सबसे पहले ये समझना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, यानी कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड में पहला फील्ड समझना जरूरी है, फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे. तो उसको समझने के लिए ऐसा सोचो, यू थिंक कि अगर आप एक खाली कमरे में एक छोटे से मास को रख देते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा, तो आप देखेंगे कि इस मास में मूवमेंट हो रहा है, इस मास में मूवमेंट हो रहा है. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किस कारण हो रहा है? कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा कि मूव कर रहा है. यानी कि ये दिख नहीं रहा है, इसका मोशन दिख नहीं रहा है, यानी कि ये इमेजिनरी है, आप इमेजिन कर रहे हैं. पहला चीज. दूसरा चीज ये है कि ड्यू टू सम रीजन ये जो मास है, जिसको हम कभी कभी टेस्ट मास बोलते हैं, ये किसी दूसरी तरफ मूव कर रहा है. अब ये मूव क्यों कर रहा है? तो अगर आप ये पता लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि यहां पे कोई कर्टेन है और उसके बाहर एक बड़ा सा एम है, यानी कि कोई तो ऐसा बहुत भारी भरकम चीज है जिसका मास एम है, और ड्यू टू दिस मास ये मूव कर रहा है इस तरफ. यानी कि इस मास की वजह से यहां पे एक एरिया जनरेट हो गया, जिस एरिया में जो छोटा मास है वह किसी खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है. It does mean that there is some effect, यानी कि कुछ तो इफेक्ट हो रहा है. यानी कि ये छोटा मास है, ये किसी एक तरफ मूव हो रहा है, बाद में पता लगा यहां पे एक बहुत बड़ा मास है, भारी भरकम चीज है, हेवियर, जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण यहां पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, यानी कि कुछ तो इफेक्ट आ रहा है. और ये जो इफेक्ट आ रहा है इसका कुछ सोर्स है, एंड सोर्स इज नथिंग बट कैपिटल एम. यानी कि ये जो सारा चीज हो रहा है वह जिस इमेजिनरी प्लेस में हो रहा है, इस चीज को आप देख नहीं सकते, इसको आप केवल इमेजिन कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं. सो दैट इज नथिंग बट फील्ड. Or if this mass is a gravitational mass, then the field generated by this gravitational mass is nothing but gravitational field. यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड को आप डिफाइन अगर करना है तो इट्स अ इमेजिनरी थिंग,
इट्स ए इमेजिनरी एरिया जहां पे ये जो छोटा मास, हमने ये छोटा मास क्यों लिया, टेस्ट मास क्यों लिया? ये छोटा मास इसलिए लिया क्योंकि ये इमेजिनरी मास है। ये इसलिए लिया क्योंकि इस मास का कोई फील्ड नहीं हो, यानी कि वो इतना छोटा हो कि ये अपना फील्ड बना नहीं सके। अगर ये अपना फील्ड बना लेगा तब तो ये दो एक दूसरे को रिपेल करेगा, वो तो हमको करना नहीं है। सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड ऑफ दिस टेस्ट मास, दैट्स वाई हमने इसको छोटा रखा है, बहुत छोटा रखा है, ताकि इसका अपना फील्ड जनरेट नहीं होना चाहिए। तो ड्यू टू field or effect of this capital mass m, bigger mass m, a imaginary area is generated, that is field. Or if this mass is a gravitational mass, then it is defined as a gravitational field. यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? एक इमेजिनरी चीज है। ओके, but this gravitational field is also called strength, gravitational strength, and this is also denoted by G. हम ये G कैसा आया, strength क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड अपने आप में तो कुछ है ही नहीं, यह तो एक एरिया है, लेकिन अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, इसका मतलब है कि हमको एक दूसरी बात करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। एक्चुअली में हमको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो पता है हमको, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कितना है, यानी कि कितना पावरफुल इफेक्ट है। सो टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड वी नीड टू नो द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। ओके, और ये जो टेस्ट मास है, इसको हमेशा हम लिमिट डाल करके टेंस टू जीरो डालते हैं, यानी कि ये जीरो से थोड़ा बहुत बड़ा होगा, यानी कि बहुत छोटा मास है। ओके, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड समझ गए। अब हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड को निकालने के लिए ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ समझना जरूरी है। ओके, अब ये सोचिए कि ये जो स्मॉल मास है उसको ये बड़ा मास अपनी तरफ खींच रहा है, तो देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि किसी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक कोई फोर्स लग रहा है F, और इसका मास m है। तो अगर हमको ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ को अगर डिफाइन करना है, इफ वी नो अ मास हैविंग मास m and it is experienced by a force F, then gravitational strength can be defined as the force experienced by unit mass। यानी कि इस फोर्स को अगर आप मास से डिवाइड कर देंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका स्ट्रेंथ दे देगा। सो राइट डाउन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल मूव अहेड। Gravitational strength is defined as force experienced per unit mass। force experienced per unit mass that would act
at that would act at some particular point, located in gravitational field. इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल मास क्या है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसको अगर आप यूनिट मास से डिवाइड कर देते हैं और जो पॉइंट होना चाहिए उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, उसी को तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ. एंड इट इज डिनोटेड बाय capital E. It is denoted by capital E and it's a vector quantity. अब बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है. डायरेक्शन इसका फिक्स है. डायरेक्शन फिक्स क्यों है? बिकॉज कि अगर यहां पे मास m है और यहां पे कोई सोर्स है बड़ा सा, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सोर्स, और कुछ फोर्स होगा यहां पे, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नोन है, दोनों फिक्स है. दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ सपोज टेस्ट मास m suppose a test mass m is located at point P in gravitational field as shown in figure. And it is subjected to attract towards a source by F magnitude you can draw this figure. This is a point P having mass m, that is called a test mass. That is F, this is the source, and this is F the magnitude. Then the gravitational strength E here, यहाँ पे ये देने का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, can be written as F divided by N. So the gravitational field strength is nothing but force experienced towards the source per unit mass. So that is called gravitational field. यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर आपको डिफाइन करना है तो जिस फोर्स से सोर्स अपनी तरफ उसको खींच रहा है, तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट मास से डिवाइड कर दीजिए और इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये और किधर नहीं जाएगा, ये इस तरफ नहीं जाएगा, ये इस तरफ नहीं जाएगा, ये इस तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज कि सोर्स उसका एक इस तरफ है. हाँ, ये हो सकता है कि इसका अगर सोर्स हम चारों तरफ लगा देंगे तो ये चारों तरफ जाएगा, तो उसके मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे, उसके डायरेक्शन अलग अलग होंगे, लेकिन इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इट्स वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी है. सपोज करो
ये आप नोट डाउन कीजिए पहला। सपोज सपोज कि कोई टेस्ट मास है जिसका वेट 5 kg है, बहुत छोटा है, और इस पे अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां पे कोई फोर्स होगा, तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि इसका आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? यू नो फोर्स इज 20 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड टेस्ट मास इज 5 kg, then E can be calculated as F upon m, that is 20 upon 5 means 4 वाट। अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, और m का क्या होगा? kg, यानी कि दिस यूनिट इज न्यूटन पर kg, यानी कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट 4 न्यूटन पर kg। अब हम दूसरे चीज से जानेंगे, ये जो न्यूटन पर kg है, इसको अगर हम थोड़ा डिराइव करेंगे तो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन। मीन्स ये जो न्यूटन है उसको हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज की यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट न्यूटन कैन बी रिटन एज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड द यूनिट ऑफ केजी इज केजी हियर, सो दिस विल कैंसिल आउट, सो दिस इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीन्स ये जो मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड है, ये किस चीज का यूनिट है? ये किस चीज का यूनिट है? ये तो एक्सेलरेशन का यूनिट है। यानी कि अल्टीमेटली यू कैन से दैट दिस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। दैट्स वाई जब हमने उसका यही लिखा था हेडिंग, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्लैश स्ट्रेंथ स्लैश हमने जी लिखा था। क्या लिखा था? जी, एंड जी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ये दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा निकालना है उसके बारे में पता चल गया। हमने एक एग्जांपल भी बताया कि अगर आपको निकालना है तो। नाउ अब हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ निकालना है किसी पॉइंट मास के लिए। आपको पॉइंट मास समझ में आता है कि नहीं? यानी कि किसी एक जगह पे अगर उसका मास है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट मास। You can write down as a heading gravitational strength at point mass m. या फील्ड
filled due to point mass m. Filled due to point mass m. So consider this is a source having mass capital M and the test mass is pointed at some point having mass small m and distance between both is r. And at this point you have to find out the strength. यानी कि इस पॉइंट पे, पॉइंट मास में इसलिए बोला क्योंकि यहां पे ये पॉइंटेड है और ये सोर्स है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और यहां पे आपको स्ट्रेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सो व्हाट विल द फील्ड? फील्ड विल बी F अपॉन m. इसका मतलब है कि इसके तरफ एक F फोर्स लग रहा है, F अपॉन m. सपोज कि ये अर्थ है, कंसीडर दिस m एज ए मास ऑफ अर्थ, देन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा? G m अपॉन आर स्क्वायर. G m अपॉन आर स्क्वायर. नाउ इस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में तो F की जगह पे क्या करेंगे आप? G m अपॉन आर स्क्वायर इंटू m. तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? G m अपॉन आर स्क्वायर. यानी कि इस पॉइंट पे जो E का वैल्यू वो क्या होगा? G m अपॉन आर स्क्वायर. G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m is the mass of the earth and this is the radius. यानी कि किसी पॉइंट मास पे अगर आपको निकालना है तो उसमें जो m है वो यहां पे नहीं है. देखिए स्मॉल m यही नहीं है. तो जो मैंने पहले आपको बताया कि ये जो स्मॉल मास जो m मैं ले रहा हूं, दिस इज नथिंग बट ए टेस्ट मास. उसका मैग्नीट्यूड का कुछ भी मतलब नहीं है, वो कितना भारी है कितना हल्का है उससे कुछ मतलब नहीं है. बिकॉज कि वेन एवर यू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ, ये मास कहीं पे आ ही नहीं रहा है. सो दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन द रेडियस और द डिस्टेंस. यू कैन से ये किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे. यानी कि रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही उसका स्ट्रेंथ कम होगा, बिकॉज कि यहां पे ये डिनोमिनेटर में. और सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसका जो डायरेक्शन होगा वह जिस तरफ जो सोर्स रहेगा उस तरफ का होगा. यानी कि अगर r के डायरेक्शन को हम इस तरफ लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा. अगर इसी सोर्स को हटा के हम अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे
यानी कि आर के डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि एफ का जो डायरेक्शन है उस पर इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट, देन दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। ओके, अब ऐसा तो नहीं है कि हम केवल दो ही पॉइंट के बीच में स्ट्रेंथ निकालने की जरूरत है। कुछ ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे मोर देन 2 पॉइंट्स और मोर देन 3 पॉइंट्स, 4, 5, 6, 7 ऐसे जगह पे पॉइंट भी निकाला जाना चाहिए, वहां पे भी स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए। तो जहां पे एक मास के अलावा अगर 2 या 3 मास हो तो उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन कंडीशन। सुपरपोजिशन, सो राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। If more than 1 mass is available, then we find the gravitational field strength as summation of individual strength। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक मास से ज्यादा मास अवेलेबल है तो उसका जो फाइनल स्ट्रेंथ होता है वह दोनों पॉइंट मास के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का समेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए पॉइंट P और यहां पे 2 पॉइंट मास है, दैट इज M1 एंड M2। ये दोनों सोर्स है, दो अलग अलग सोर्स है। और इस पॉइंट P पे अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है और ये दोनों का ये R1 है और ये R2 है, तो यहां का जो अगर स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, यानी कि यहां पे एक तरफ फोर्स लगेगा ऐसा, इसका मतलब यहां पे एक E1 करके स्ट्रेंथ लगेगा और दूसरा E2 स्ट्रेंथ लगेगा। तो अगर E1 हम निकालेंगे तो E1 कितना हो जाएगा, बोलिए, GM1 अपॉन R1 स्क्वायर, और E2 कितना हो जाएगा, GM2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो इस पॉइंट के लिए 2 अलग अलग इंडिविजुअल उसका स्ट्रेंथ निकला, और इस पॉइंट पर अगर फाइनल स्ट्रेंथ निकालना है दैट इज EP, so EP is equal to E1 plus E2 and this will be GM1 upon R1 square plus GM2 upon R2 square. So if you to find out the strength at any point P having 2 sources of mass, then the strength, final strength at point P will be the summation of the individual strength due to mass M1 and M2. कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर
ये मास है, सोर्स है, तो उस केस में अगर उसके सेंटर पे अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है तब कैसे निकालेंगे? अगर कोई ट्रायंगुलर फॉर्म में है ऐसा इक्विलैटरल, और यहां पे तीन अलग अलग मास है और तीनों मास सेम है, m m m। अगर आपको यहां पे निकालना है, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है? बिकॉज कि इस तीनों का साइड सेम है और तीनों पॉइंट पे सेम मास लग रहा है m, और इस पॉइंट पे आपको अगर स्ट्रेंथ निकालना है, इसका मतलब कि ऐसा कुछ होगा। यानी कि अगर कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और उसके सेंटर पे मास निकालना है, सॉरी फील्ड निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, तो वो हमेशा जीरो होता है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब बोलेंगे ऐसा कैसा होगा? अरे भाई यहां सेंटर है, यहां पे तीनों मास अपनी तरफ खींचेगा भाई, तीनों का स्ट्रेंथ होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि तीनों साइड में सेम तरह का स्ट्रेंथ होगा, बिकॉज कि तीनों का मास सेम है। अगर ये कैसे आया E इक्वल टू जीरो, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग चीज। ये कोई भी सिमेट्रिकल शेप है, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप है जहां पे अगर उसका मास m है और इसके सेंटर में अगर आपको स्ट्रेंथ निकालना है, दैट विल बी जीरो। कंडीशन इज दैट कोई भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो उसके सेंटर पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होगा उसका वैल्यू हमेशा जीरो। बट दिस इज द केस ऑफ पॉइंट मास ओनली। मैं पॉइंट मास की बात कर रहा हूं, मैं स्कैटर्ड मास की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बारे में भी कल बात करेंगे कि इन द केस इफ यू आर हैविंग मास इन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म, तब उसको हम कैसा उसका फील्ड निकालेंगे। सो यू हैव टू थिंक ऑन योर्स, यानी कि आप भी सोचो और निकाल के मुझे बताओ कि E इक्वल टू जीरो कैसा होगा। एक मैं आपको हिंट बता देता हूं कि अगर यहां पे दो मास है, अगर सेंटर ये है, तो यहां से E1 और E2 है। अगर दोनों मास का क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में सेम है तो E1 इज इक्वल टू E2, यानी कि एक दूसरे को दोनों को कैंसल आउट कर देता है। यानी कि इस दोनों को आप कैंसल कर सकते हो, यानी कि जितना स्ट्रेंथ एक डायरेक्शन में लगेगा और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप इजीली ये प्रूफ कर सकते हैं कि यहां पे जो स्ट्रेंथ